नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए चैप्टर 7 क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस जिसका नाम है राष्ट्रवाद। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के लिए क्योंकि इस बार के नए सिलेबस में इसे जोड़ा गया है और इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी ज़्यादा है। तो आइए शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 चैप्टर 7 जिसका नाम है राष्ट्रवाद के सबसे पहले टॉपिक हमारा कहता है राष्ट्र अर्थात इंग्लिश में नेशन कहा जाता है इसे, इसकी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? मतलब राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो राष्ट्र शब्द का अंग्रेजी भाषा में नेशन कहा जाता है। राष्ट्र जो शब्द है उसे इंग्लिश में हम नेशन कहते हैं और इसका हिंदी अर्थ राष्ट्र होता है। अर्थात आप ऐसे समझ लीजिए कि राष्ट्र शब्द को इंग्लिश में नेशन और हिंदी में इसका मतलब राष्ट्र होता है। नेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के दो शब्द नेशियो और नेट से बना है। देखिए, ये जो लैटिन भाषा का शब्द था नेशियो और नेट्स, इसी से जाके नेशन का निर्माण हुआ है जिसका मतलब होता है जन्म या नस्ल। तो ये राष्ट्र के शाब्दिक मतलब के बारे में था। बात कर लेते हैं राष्ट्रवाद क्या है। तो सामान्यतः यदि जनता की राय लें, अगर जनता से पूछा जाए तो इस विषय में राष्ट्रीय ध्वज, देशभक्ति, देश के लिए बलिदान जैसी बातें सुनने को आपको मिलेगा। जब भी राष्ट्रवाद का बात आता है तो लोग अपने भारतीय तिरंगे, बलिदान, कुर्बानी इत्यादियों की बात करने लगते हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड भारतीय राष्ट्रवाद की अगर बात करें तो इसका विचित्र प्रतीक है, सिंबल है, मतलब कि इसको इसका एग्जाम्पल की तरह माना जाता है। राष्ट्रवाद पिछली 2 शताब्दियों के दौरान एक ऐसे सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभर कर सामने आया है कि जिसने इतिहास रचने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अगर राष्ट्रवाद के मतलब के बारे में समझा जाए तो पिछले 2 शताब्दियों की बात की जा रही है जिसमें राष्ट्रवाद का मतलब एक बहुत ही मतलब इतिहास रचने के लिए एक अद्भुत तरीके से उभर कर सामने आया है। इसने अत्याचारी शासन से आजादी दिलाने में भी सहायता की है, तो इसके साथ ही यह विरोध, कटुता और युद्धों की वजह भी रहा है। देखिए 2 शताब्दी की अगर बात कर ले तो ये तो कई प्रकार के बाहर की शक्तियों को भी भगाने का काम किया, आजादी दिलाने का काम किया, लेकिन इसके साथ-साथ विरोध, कटुता, युद्ध जैसी भावनाओं का भी विकास राष्ट्रवाद के कारण ही हुआ है। और राष्ट्रवाद के बारे में तो सबसे पहले राष्ट्र के बारे में जानते हैं। राष्ट्र के सदस्य के रूप में हम राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों को प्रत्यक्ष तौर पर ना कभी जान पाते हैं और ना ही उनके साथ वंशानुगत संबंध जोड़ने की जरूरत पड़ती है। फिर भी राष्ट्रों का वजूद है, लोग उसमें रहते हैं और उसका सम्मान करते हैं। देखिए, राष्ट्र जो है इसके बारे में कोई ये नहीं कह सकता है कि उसने देखा है या प्रत्यक्ष रूप से कभी जान पाया है, उसके साथ कोई रिश्ता रखा है, क्योंकि यह तो एक कल्पना है। ये हमारे दिमाग की सोच है, क्योंकि हम लोग उसमें रहते हैं और उसका सम्मान करते हैं, तो इस प्रकार से राष्ट्र का निर्माण हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो राष्ट्र काफ़ी हद तक एक काल्पनिक समुदाय है, जो अपने सदस्यों के सामूहिक यकीन मतलब उसके इच्छाओं के ऊपर कल्पनाओं में विश्वास विश्वास आदि के सहारे एक धागे में गठित होता है, मतलब एक सूत्र में वो चलता रहता है। यह कुछ विशेष मान्यताओं पर भी आधारित होता है, जिसे लोग उसे पूर्ण समुदाय के लिए बनाते हैं। इसी से उनकी पहचान बनाए रखने में उन्हें मदद मिलता है। तो इस तरह से आपने राष्ट्र और राष्ट्रवाद के बारे में जान लिया। अब हम आपको साझी विश्वास के बारे में बताते हैं। एक राष्ट्र का अस्तित्व तभी बना रहता है जब उसके सदस्यों को यह विश्वास हो कि वह एक दूसरे के साथ है। देखिए, देश हो या राष्ट्र हो, समुदाय हो या समाज हो, वहां पे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में विश्वास का रहना बहुत जरूरी है। तभी एक राष्ट्र सही तरीके से काम करता है, अस्तित्व में रहता है, नहीं तो राष्ट्र के अंदर विध्वंसक लड़ाइयां उत्पन्न हो जाती है। अब हम बात इतिहास की करते हैं। तो व्यक्ति अपने आप को एक राष्ट्र मानते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि अपने आप को एक राष्ट्र मानते हैं तो उनके अंदर अधिकतर अस्थायी ऐतिहासिक पहचान की भावना होती है। देश की अस्थायी पहचान का ढांचा पेश करने हेतु वे
किंवदंतियों, स्मृतियों तथा ऐतिहासिक इमारतों, हमारे देश के अभिलेखों की रचना के जरिए राष्ट्र के इतिहास के बोध की रचना करते हैं। क्योंकि किसी भी देश के व्यक्ति को अपने ऐतिहासिक पहचान को दिखाए बिना वहां पे राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना काफी मुश्किल होता है। इसलिए लोग ऐसे समय में स्मृति, अभिलेख, ऐतिहासिक इमारतें, अपनी कहानियां इत्यादियों का वर्णन करते हैं। साझा राजनीतिक पहचान के बारे में तो देखिए, व्यक्तियों को एक राष्ट्र में बांधने के लिए एक समान भाषा, जातीय वंश, परंपरा जैसी सांस्कृतिक पहचान भी आवश्यक होता है। हमारे ऐसे विचार, धार्मिक विश्वास, सामाजिक परंपराएं साझे हो जाते हैं। वास्तव में लोकतंत्र में ऐसी खास नस्ल, धर्म, भाषा से संबंधता की वजह से एक मूल्य समूह के प्रति निष्ठा की आवश्यकता होती है। देखिए, हमें पता है कि हमारे भारत में अलग-अलग जाति, धर्म, नस्ल के लोग रहते हैं, तो इन सभी में एक जैसी भावना को लाने की जरूरत है। तभी तो एक समूह में एक निष्ठा का उत्पन्न होना जरूरी हो जाएगा। और जब निष्ठा रहेगा समाज में, तो आपस में सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के बारे में तो देखिए, पहला पॉइंट हमारा कहता है सामाजिक समूहों में राष्ट्र अपना शासन स्वयं करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहता है। सामाजिक समूह में क्या होता है, जो भी राष्ट्र होता है वो खुद से शासन चला के अपने देश, राज्य और समाज के भविष्य को तय करने का अधिकार चाहता है। दूसरे शब्दों में वो आत्मनिर्णय का अधिकार चाहते हैं। जब वो खुद ही फैसले लेने शुरू हो जाए, इसे ही हम आत्मनिर्णय का अधिकार कहते हैं। इस अधिकार के तहत राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से मांग करता है, जितने भी इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, कमिटी हैं, वो उनसे मांग करता है कि भिन्न राजनीतिक इकाइयां राज्य के दर्जे को मान्यता एवं स्वीकृति दी जाए। तो इस तरह से आपने आत्मनिर्णय के बारे में पढ़ लिया है। राष्ट्रवाद और बहुलवाद के बारे में, एक संस्कृति, एक राज्य के विचार को छोड़ने के बाद लोकतांत्रिक देशों ने सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान को स्वीकार करने तथा इनके तरीकों की शुरुआत की है। भारतीय संविधान में हम भाषाई, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का व्यापक प्रावधान है। देखिए, प्रावधान कहने का मतलब है हमारा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा भारत का संविधान है, उसने हमारे देश में अल्पसंख्यकों को काफी अच्छी तरह से सुरक्षा प्रदान किया है। जो भी हमारे देश के इस प्रकार के नियम बनाने वाले लोग थे, जानकार थे, उन्होंने आगे के भविष्य को देखते हुए भाषा, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भरपूर प्रावधान रखा है। भाषा का मतलब जो उनकी लैंग्वेज है, धर्म का मतलब अगर कोई धर्म के हिसाब से अल्पसंख्यक है, संस्कृति के हिसाब से अल्पसंख्यक है, तो उन्हें पूरा छूट दिया गया है, उनके लिए पूरा सुरक्षा दिया गया है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि अल्पसंख्यक समूहों को मान्यता एवं संरक्षण प्रदान करने के बावजूद कुछ समूह प्रथम राज्य की मांग पर अड़े रहे। यह विरोधाभासी तथा होगा, मतलब ऐसा वैश्विक ग्राम की बातें चल रही होगी। यहाँ पे देखिए, ये विरोध करना तो अब जनता है, तो जनता का विरोध तो लगातार चलता ही रहता है। वहां अभी भी राष्ट्रीय आकांक्षाएं विभिन्न वर्गों और समुदायों का उद्वेलित कर रही है, उनको भिन्न कर रही है, बांट रही है एक दूसरे से। इसके समाधान के लिए संबंधित देश को विभिन्न वर्गों के साथ उदारता एवं दक्षता की परिचय देना होगा। साथ ही असहिष्णुता और जातीय स्वरूपों के साथ कठोरता से पेश आना होगा। तो ये सारी चीजें आपको राष्ट्रवाद और बहुलवाद के बारे में जानकारी रखनी होगी। और ये चैप्टर में ये पॉइंट जो है वो वीवीआई भी रहेगा। एग्जाम्पल में मैं आपको समझा देता हूँ कि अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो आप इसे बिल्कुल सही तरीके से याद कर लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 चैप्टर 7 जिसका नाम था राष्ट्रवाद, यहाँ पे समाप्त हो गया है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।